द ग्रेटेस्ट एनिमे नोबल हिंदी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उपन्यास बिन। उपन्यास ग्रैंड सेक्रेटरी की लाडली पत्नी। अध्याय 1। ग्रैंड सेक्रेटरी की लाडली पत्नी। C1। अध्याय 1। बारिश के बाद क्विंगक्वान गांव में देर से आई शरद ऋतु की ठंडक का एहसास होने लगा। गू जियाओ के माथे पर पसीना टपक रहा था जब वह गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। युवा सज्जन किन, युवा सज्जन किन। स्क्वेच। वह फिसलकर मुंह के बल गिर पड़ी। उसके सामने वाली गाड़ी उसके चेहरे पर कीचड़ उछालती हुई चली गई। हा 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 हा। उसके आसपास के लोग हंसने लगे। गू जियाओ गांव की मूर्ख महिला थी और उसके परिवार का पति अपंग था। घर के ईमानदार आदमी को छोड़कर वह हमेशा शहर के युवा सज्जन किन के पीछे भागती थी। लेकिन यंग जेंटलमैन किन कौन था? उसके पिता एक जमींदार थे और वह खुद एक शियुकाए एक था। अपने अच्छे रूप रंग के साथ वह एक टूटे हुए जूते दो को कैसे पसंद कर सकता था? एक मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। बिल्कुल, तुम भी खुद को आईने में देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? मानो यंग जेंटलमैन किन तुम्हें देखेगा। टूटा जूता, बदसूरत औरत, छोटा मूर्ख। गू जियाओ को गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों को कमर पर बांध लिया और गुस्से से कहा, तुम्हें मुझे गाली देने की अनुमति नहीं है। बच्चों में से एक ने उछलकर कहा, भाई, तुम्हें नाम पुकारने में क्या बुराई है? छोटा मूर्ख, छोटा मूर्ख, छोटा मूर्ख, बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत। गू जियाओ शर्म से भड़क गया और उस बच्चे पर झपटा, लेकिन लड़खड़ाकर पानी में गिर गया। ठंडी झील के तल पर बेहोश महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। क्या हो रहा था? क्या मिशन के दौरान उसका विमान किसी हिमखंड से टकराकर नहीं मर गया था? वह पानी में कैसे गिर गई? गू जियाओ ने सतह पर तैरने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह किसी दुर्घटनावश गिर गई थी या नहीं, लेकिन उसने काफी संघर्ष किया। जब वह तैरकर किनारे पर पहुंची तो उसे लगा कि वह गिरने वाली है। जमीन पर मौजूद गांव वालों ने गू जियाओ को डूबते हुए देखा था और उसे डंडे से निकालने की योजना बना रहे थे, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से खुद ही ऊपर आ गई। वे सभी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और फिर फुसफुसाते हुए तितर बितर हो गए। गू जियाओ को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और उसने केवल अजीब पोशाक पहने लोगों के एक समूह को भागते हुए देखा। वह ठंडी घास पर लेट गई, अपने चेहरे से पानी पोंछा और फिर वह स्तब्ध रह गई। वह हैरानी से अपने हाथों की ओर देखने लगी। ये हाथ 14 या 15 साल की लड़की के थे, लेकिन वह तो पहले से ही 28 साल की थी। इतने छोटे हाथ उसके कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा खुफिया सेवा की खूबसूरत और नाजुक रानी के रूप में वह अपने हाथों को अच्छी हालत में रखने में बहुत माहिर थी। और फिर भी ये हाथ ठंड से पूरी तरह से प्रभावित थे और कुछ हिस्से तो फटे भी थे। बहुत जल्द गू जियाओ को पता चला कि सिर्फ उसके हाथ ही नहीं बदले थे, उसके कपड़े और उसका फिगर भी काफी बदल गया था। गू जियाओ के दिल की गहराइयों में एक साहसिक अनुमान कौंधा। वह झील के पास गई और पानी की सतह पर देखने लगी कि अब वह कैसी दिखती है, लेकिन प्रतिबिंबित छवि को देखकर वह लगभग गिर पड़ी। आखिर यह भड़कीली चीज क्या थी? गू जियाओ ने अपने चेहरे पर लगे घटिया रंग को धोने के लिए झील से थोड़ा पानी निकाला, लेकिन कौन जानता था कि चेहरा धोने से उसकी छवि और भी बदसूरत हो जाएगी। कुछ हद तक दुबले पतले चेहरे और पीली त्वचा का तो जिक्र ही नहीं, उसके चेहरे के बाईं ओर एक बड़ा लाल निशान था जो उसकी आंखों के बाहरी कोने तक फैला हुआ था। गू जियाओ, जो अपने पिछले जन्म में एक कंपनी कमांडर थी, एक छोटे से मुहासे के कारण 3 दिनों तक गुस्से में रहती थी। अब उसे अचानक इतना बदसूरत चेहरा दे दिया गया। वह चाहती थी कि वह यहीं और अभी मर जाए। वैसे ये कहाँ है और यह किस राजवंश का है? जैसे ही उसने ये कहा, उसके सिर में तेज दर्द हुआ और ऐसी यादें उमड़ पड़ी जो उसकी नहीं थी। ये पता चला कि वह एक ऐसे राजवंश में स्थानांतरित हो गई थी जो इतिहास में अस्तित्व में नहीं था, और वह जिस गांव में थी उसे किंगक्वान गांव कहा जाता था, जो किंगक्वान पर्वत की तलहटी में स्थित था। मूल आत्मा का नाम भी गू जियाओ था। वह गू परिवार की तीसरी शाखा में एकमात्र संतान थी। बूढ़े मिस्टर गू जब छोटे थे तब वे विद्वान थे। उन्होंने टोंगशेंग 3 के रूप में एक अकादमी में भाग लिया था और फिर बाद में किंगक्वान गांव के ग्राम प्रधान बन गए। इस पद पर कई वर्षों तक रहे। किंगक्वान गांव गरीब था और गांव के प्रधान के रूप में यहाँ से उन्हें वास्तव में कोई खास लाभ नहीं मिल सकता था। फिर भी भूख से मरना असंभव था। बूढ़े मिस्टर गू के 3 बेटे और एक बेटी थी, जिनकी शादी पहले ही परिवार से बाहर हो चुकी थी। उनके सबसे बड़े बेटे गू चांगहाई को अपनी पत्नी झोश चार्ट से एक बेटा और एक बेटी थी।
दूसरे बेटे गु चांगलू को अपनी पत्नी लियूशे से 2 बेटे थे। पहली 2 शाखाओं के बारे में कहा जा सकता है कि वे बहुत समृद्ध थीं। दूसरी ओर तीसरी शाखा पर श्राप था क्योंकि वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थीं। फिर बड़ी मुश्किल से आखिरकार उन्हें गु जियाओ मिली। हालांकि लड़की होने के अलावा वह दिखने में भी बदसूरत थी और जन्म से ही मूर्ख थी। गांव वालों के शब्दों में ये घाटे का सौदा था। नहीं, आप इसे बेच भी नहीं सकते थे। गु जियाओ के जन्म के बाद से तीसरी शाखा में कोई और बच्चा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि गु जियाओ अशुभ है, जिससे तीसरी शाखा में बेटे के लिए अत्यंत दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हो गई। पहले तो गु परिवार ने इसे बिना दिल पर लिए बस सुन लिया। गु जियाओ के माता पिता के मरने तक गु परिवार को पूरी तरह से यह एहसास नहीं हुआ कि यह बच्चा वाकई एक अशुभ उपस्थिति थी। गु परिवार ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके गु जियाओ से शादी करने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये था कि उससे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा। संयोगवश एक दिन जब गु जियाओ गांव के प्रवेश द्वार पर चल रही थी तो उसकी नज़र भूख से बेहोश हुए एक आदमी पर पड़ी और उसने उसे उठा लिया। अपने दिमाग में यादों को ताज़ा करते हुए गु जियाओ गांव के पश्चिम की ओर एक छोटे से जर्जर घर की ओर चली गई। वह उसका वर्तमान घर था। आधे रास्ते में गु जियाओ को अपने सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और उसे छुआ और उसकी उंगलियां तुरंत खून से लथपथ हो गईं। उसने अभी अभी पानी के नीचे किसी चट्टान से अपना सिर टकराया होगा और घायल हो गई होगी। और भी खून बह रहा था। उसे जल्द से जल्द खून बहना बंद करना था। गु जियाओ ने अपने आंगन में प्रवेश करते हुए सोचा, लेकिन इसे आंगन कहना थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि यह वास्तव में बाढ़ से घिरा हुआ एक छोटा सा खुला स्थान था। मुख्य कमरे के अलावा छोटे से जर्जर घर में 2 और कमरे थे। पूर्व की ओर का बड़ा कमरा गु जियाओ का था और यह बड़ा कमरा वास्तव में उसके पिछले जन्म के अलमारी से बड़ा नहीं था। ये कितना निराशाजनक स्थानांतरण है। गु जियाओ ने भावुक होकर आह भरी और अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह दहलीज पार कर गई उसे अंदर किसी और के होने का एहसास हुआ। सांस देखकर पता चला कि वह एक आदमी था। वह आदमी दरवाजे के पीछे छिप गया और अपनी सांस रोकने की कोशिश करने लगा। गु जियाओ के होठों के कोने में एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। वह कमरे में चलती रही और फिर अनजाने में जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लगभग उसी क्षण उसने दरवाजे के पीछे छिपे आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। वह आदमी उसकी अपेक्षा से अधिक लंबा था। अगर यह पिछले जन्म में वही था तो गु जियाओ को डरने की कोई बात नहीं थी, चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो। हालांकि वह इस वर्तमान पतले और कमजोर छोटे शरीर को कैसे संभाल सकती थी। उसे अपनी ताकत का चालाकी से इस्तेमाल करने की जरूरत थी, अपने पूरे व्यक्तित्व का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति को जगह पर बंद करने के लिए दबाव डालना। फिर उसने एक हाथ से अपना सिर का पट्टा हटाया और उस आदमी की कलाइयों को बांध दिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह आदमी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर शर्म और गुस्से का एक झोंका उसके सिर पर चढ़ाया। गु जियाओ, तुम पागल हो। यह मैं हूँ। क्या वह किसी को जानती थी? क्या आपका कोई परिचित व्यक्ति अपराध कर रहा है? वह तो और भी अधिक घृणित था। उसे जाने देने के बजाय गु जियाओ फिर से बैठ गई, जिससे उस आदमी की कमर और पेट पर और भी अधिक दबाव पड़ा। तुम हट जाओ मेरे ऊपर से, आदमी ने दांत पीसते हुए ठंडी आवाज में चिल्लाया। गु जियाओ ने व्यंग्य किया, वह हमेशा लोगों को आदेश देने वाली रही है, कोई भी उस पर हुक्म नहीं चला सकता। इसके अलावा यह उसका कमरा था और उसने अभी तक उससे यह नहीं पूछा था कि वह अंदर छिपकर क्या कर रहा था। गु जियाओ ने उसे सबक सिखाने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन उसकी कोहनी से गलती से उसके पीछे की खिड़की खुल गई। तेज रोशनी चमकी और उस आदमी के साफ और सुंदर चेहरे पर पड़ी। गु जियाओ की आंखें अचानक चौंककर चौड़ी हो गईं। एक प्राचीन काल में प्रवेश स्तर की शाही परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला विद्वान, प्रवेश स्तर की शाही परीक्षा, काउंटी परीक्षा, प्रीफेक्चरल परीक्षा, कॉलेज परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राप्त रैंक डिग्री 2। एक चरित्रहीन महिला। 3 ज़्यूकाई शीर्षक के बिना विद्वान जिन्होंने प्रवेश स्तर की शाही परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 4 विवाहित महिलाओं के लिए उनके कबीले के नाम के बाद जोड़ा जाने वाला एक सम्मानसूचक शब्द। मुझे ये कहानी वाकई पसंद आई। मुझे ये पसंद आया कि कैसे उनका परिवार बड़ा होता गया, और हालांकि उनमें से ज्यादातर खून के रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन वे वास्तव में एक बड़े परिवार की तरह हैं। मुझे 2 मुख्य पात्रों के बीच रोमांस की प्रगति और पात्रों के बीच मजाक
विशेष रूप से गोद लिए गए छोटे भाई की हरकतें भी पसंद हैं। साथ ही ये तथ्य कि वह लोगों को इकट्ठा कर रही है, ये जाने बिना कि वे विरोधी खेमे से हैं, मुझे आश्चर्यचकित करता है कि भविष्य में चीजें कैसे सामने आएंगी, क्योंकि वे सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी मुझे उम्मीद है कि आपको इसे पढ़ने में उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया। ग्रैंड सेक्रेटरी की लाडली पत्नी C2 01:33। ट्रुविद अध्याय 2। एक ऐसी महिला के रूप में जो अच्छे दिखने को बहुत महत्व देती थी, गु जियाओ ने अपने पिछले जीवन में कई खूबसूरत पुरुषों को इकट्ठा किया था, और फिर भी उनमें से एक भी, सटीक रूप से कहें तो वे सभी खूबसूरत पुरुष मिलकर भी उसकी आंखों के सामने मौजूद इस व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकते थे। इस व्यक्ति का चेहरा बहुत साफ था, उसके चेहरे के किनारे और कोने ज़ैद नक्काशी की तरह उत्कृष्ट थे, और उसकी आंखें बहुत ठंडी और गहरी लग रही थीं कि कोई नीचे तक नहीं देख सकता था। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था, लेकिन शर्म और गुस्से के कारण एक हल्की लाली उभर आई थी, जिससे वह आकर्षक लग रहा था। उसकी उम्र के आधार पर गु जियाओ ने सोचा कि उसे पुरुष कहने की बजाय युवा कहना अधिक उचित होगा। क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? जियो लियुलांग ने दांत पीसते हुए पूछा। मैंने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा है, लेकिन गु जियाओ की नज़र उसके शरीर पर पड़ी और उसकी फीनिक्स आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें कुचल दूंगी। इसके बाद गु जियाओ दिखावटी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। हालांकि वह पहले से ही खड़ी थी, फिर भी उसकी आंखें उस पर ही टिकी रहीं तथा उसके शरीर को अर्थपूर्ण ढंग से निहारती रहीं। गु जियाओ, तुम? जियो लियुलांग उसकी नज़र से परेशान हो गई। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? गु जियाओ मुस्कुराए और हाथ बढ़ाने की कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओ लियुलांग ने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लिए हुए बगल की ओर मुड़कर अपने आप को बगल में रखी कुर्सी पर सहारा दिया। जाहिर है उसे घूमने फिरने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने गु जियाओ के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने गु जियाओ को नजरअंदाज कर दिया और लंगड़ाते हुए उसके कमरे से बाहर चला गया। गु जियाओ को अब याद आया कि वह कौन था। वह जियाओ लियुलांग था, मूल आत्मा का पति। शियाओ लियुलांग को गु जियाओ ने उठा लिया। जब वह होश में आया तो गु परिवार ने उसकी स्थिति के बारे में पूछताछ की और पाया कि वह एक अनाथ था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने उसे बताया कि एक पुरुष और एक महिला को एक दूसरे को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए, लेकिन चूंकि उनके परिवार की बेटी ने पहले ही उसे बचा लिया है, इसलिए उन दोनों को उसकी प्रतिष्ठा और अन्य चीजों को बनाए रखने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। संक्षेप में, शियाओ लियुलांग को गु जियाओ को पत्नी के रूप में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसे पत्नी के रूप में लेने के बजाय यह उसके लिए दुल्हन के परिवार के साथ शादी करने और रहने जैसा था। वे गु परिवार द्वारा दिए गए जर्जर घर में रहते थे और फसल उगाने के लिए उन्हें जमीन का एक टुकड़ा भी आवंटित किया गया था, जो वास्तव में सबसे खराब किस्म की जमीन थी। जब उनकी पहली शादी हुई थी तो गु जियाओ को नहीं पता था कि जियाओ लियुलांग एक अपंग है। जब उसे इस बारे में पता चला तो वह जियाओ लियुलांग को नापसंद करने लगी और उसने शहर के युवा सज्जन किन के साथ संबंध बनाने का फैसला किया। The village folks felt indignant at the injustice done to Xiao Liulang. They said that the flower was planted on the cow dung. Of course, Xiao Liulang was the flower and the cow dung was Gu Jiao. Gu Jiao didn't know what was on Xiao Liulang's mind, but the fact that he just ignored her current miserable appearance showed his hate and disgust towards the original soul. Gu Jiao opened the door of the cabinet and tried to change her wet coat, but she was sad to find that there were no clean clothes in the cabinet. Big brother Xiao, are you there? A delicate voice suddenly sounded from the outside of the house. It was a young lady dressed in a flowered patterned purple coat. Her glossy hair was worn in a bun and her face was painted with rouge. In the crook of her arm, she carried a basket which was covered with cloth, so that one could not make out what was inside. Gu Jiao quickly dug up this character from the original soul's memory. Kangquan village's little widow, Zhu Ningxiang. Zhu Ningxiang was their neighbor. She usually liked to make her way into their house, most of the time when the original soul was away. Occasionally, she would also let the original soul bump into her several times. And since the original soul was a fool, she suffered a lot of losses at the hands of Zhu Ningxiang. Zhu Ningxiang was also the one to reveal to the original soul about the news of young gentleman Qin's visit to the village this time. Yo, isn't this Sister Ningxiang? What are you doing in my house in broad daylight?
Zhu Ningxiang was surprised by the sudden appearance of Gu Zhao at first, then she said in disappointment, "How come it's you?" Gu Zhao smilingly tapped on the door and said, "This is my house. Why are you so surprised to see me here? What are you disappointed about?" Zhu Ningxiang choked up. Of course she was disappointed not to see Xiao Liulang. Zhu Ningxiang looked at Gu Zhao again. She was still that same person, but was somehow unfamiliar at the same time. Her expression wasn't as wooden as before, and there was a hint of cleverness in her eyes. Even though she was soaked all over, she didn't make people feel like she was in a sorry state. Instead, there was an imperceptible intimidating aura around her. It must be just her imagination. How could a fool change? Zhu Ningxiang raised her chin and said, "I'm looking for Big Brother Xiao." Gu Zhao smiled faintly and said, calling him Big Brother Xiao so affectionately, "Do you know my husband very well? Get out of the way." Zhu Ningxiang didn't bother to talk to her further. "What if I don't?" Gu Zhao blocked her way. Zhu Ningxiang ignored Gu Zhao, raised her hand and tried to push her away. Gu Zhao lightly moved aside and tripped her with her foot. "Aya!" Zhu Ningxiang fell flat on her face and dropped the basket in her arm. "Fool Gu, you tripped me." This kind of tripping drama had been staged many times before, but this time the object of tripping was changed to Zhu Ningxiang. Gu Zhao crossed her arms and half leaned against the door panel. She was looking at her as if to say, "What's wrong with tripping you? If you can, try it with me too." Zhu Ningxiang seriously doubted that she was seeing illusions. In fact, there originally wasn't any friction between Zhu Ningxiang and the original soul, the two most gossiped about women in the village. One was the fool Gu Zhao, the other was the widow Zhu Ningxiang. But Zhu Ningxiang was good-looking and hard-working. Compared to Gu Zhao, she was still more decent. When Xiao Liulang fainted at the entrance of the village, he was found by Zhu Ningxiang and the original soul together. The difference was that Zhu Ningxiang was afraid of causing trouble, so she went into the village to call people for help while the original soul directly picked up the man back home. Later, it was confirmed that Xiao Liulang was an innocent scholar, and Zhu Ningxiang regretted it. Zhu Ningxiang was about to scold at the top of her voice when Xiao Liulang came out with a cold look on his face. Zhu Ningxiang immediately changed her expression as soon as she saw him and started to cry softly, "Big Brother Xiao, she bullied me. She tripped me." Gu Zhao looked at Xiao Liulang and said, "She pushed me first." Zhu Ningxiang instantly got excited and said, "Big Brother Xiao, you heard her," she admitted. "Is anything the matter for Sister Ningxiang to drop by?" Xiao Liulang interrupted her. Zhu Ningxiang was stupefied for a moment. She looked at Xiao Liulang and then moved her gaze to Gu Zhao. Picking up the basket, she said, "That, you read a letter for me last time, but I hadn't properly given my thanks. Is there not any food in your home? I'm here to bring some sweet potatoes I dug up in the field." Xiao Liulang responded, "No need, Sister Ningxiang. There's still cornmeal at home. You can take them back and eat them yourself." Zhu Ningxiang bit her lip, but Gu Zhao raised her eyebrow and said, "Didn't you hear it? You can take them back." Her voice wasn't loud, but there was a chill in her half-smiling eyes. Zhu Ningxiang's scalp felt numb. She dared not stay any longer, and left gloomily with the basket in her arm. Gu Zhao smiled and looked at her cheap husband, then said, "I didn't notice before, but you're actually pretty popular with women despite your leg." Xiao Liulang cast a faint glance at Gu Zhao and then went back to his room on his crutch. Her wound was hurting again. Gu Zhao held her head and went back to her own room. वह स्टूल पर बैठ गई और अपने हाथ से घाव को टटोला. कितना बड़ा घाव था, आह! हालांकि यह बहुत गहरा नहीं था, लेकिन अगर समय रहते इसे साफ नहीं किया गया, तो यह संभवतः संक्रमित हो जाएगा. लेकिन ये पुराना समय था. वह कीटाणुनाशक कहाँ से ला सकती थी? काश, मेरे पास अभी भी दवाइयों का बक्सा होता. जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, गु जियाओ को अपने सिर में एक और तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई. जब वह जागी तो अपने सामने मेज पर एक अतिरिक्त बक्सा देखकर आश्चर्यचकित रह गई. C3:01:37 ट्रोविड. अध्याय 3. ये बक्सा बहुत बड़ा नहीं था और यह बहुत ही जर्जर दिख रहा था, जैसे कि इसे बेरहमी से गिराकर कहीं जमीन पर गिरा दिया गया हो. सतह असमान थी और पेंट पहले ही उखड़ चुका था.
कोई सोच सकता था कि इसे किसी कूड़े के ढेर से उठाया गया है। हालांकि इस छोटे से टूटे हुए बक्से ने गू जियाओ के दिल की गहराई में असीम परिचय को जन्म दिया। गू जियाओ ने चकित होकर डिब्बा खोला। जब उसने अंदर दवाइयां देखी तो उसका दिमाग तुरंत चौंक गया। क्या ये सच था? यह उसकी दवाइयों की पेटी थी। ये यहाँ क्यों था? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? गू जियाओ ने खुद को चुटकी काटी। बहुत दर्द हो रहा है। यह कोई सपना नहीं था। बक्सा असली था और उसके अंदर की सभी औषधीय सामग्रियां असली थीं। गू जियाओ को तब याद आया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के समय ये दवा की पेटी भी उसके पास ही थी। क्या इसीलिए ये भी यहाँ आई थी? बस, यह इतना फटा हुआ कैसे हो गया? इसका चमकीला सुनहरा रंग कहाँ गया? अतीत में जब छोटी दवा की पेटी अभी भी सोने में चमक रही थी तो गू जियाओ को लगा कि यह बदसूरत है। अब जब यह इस तरह से घिस गई है तो गू जियाओ को लगा कि यह और भी बदसूरत है। फिर भी गू जियाओ अपने दिल की गहराई से उमड़ते अपनेपन के भाव को रोक नहीं पाए। उसने बॉक्स को कसकर गले लगाया और कहा, ये बड़ी बहन कभी भी बदसूरत होने के कारण तुमसे नफरत नहीं करेगी। बड़ी बहन भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। गू जियाओ ने दवा की पेटी को ध्यान से साफ किया। सौभाग्य से केवल बाहरी हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हुआ था और अंदर कुछ भी नष्ट नहीं हुआ था। गू जियाओ ने छोटी दवा की पेटी से धुंध के कई टुकड़े और आयोडोफो की एक बोतल ली, घाव को कीटाणुरहित किया और खुद पर लगाने के लिए एक जीवाणुरोधी मरहम उठाया। फिर उसने 2 सूजनरोधी दवाएं लीं। उसने सोचा कि उसे घाव पर पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इसकी जरूरत नहीं है। अपने घाव का इलाज करने के बाद गू जियाओ को थोड़ी भूख लगी। उसने दवा की पेटी कैबिनेट में रख दी और कुछ खाने के लिए रसोई में जाने की योजना बनाई। लेकिन उसे पहले कुछ साफ और सूखा पहनना था। गू जियाओ मुख्य कमरे में चलकर जियो लियुलान के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले झिझकी। यह क्या है? कमरे से जियो लियुलान की ठंडी आवाज सुनाई दी। गू जियाओ ने जवाब दिया, मैं आपके कपड़े उधार लेना चाहता हूँ। मेरी अलमारी में रखे बाहरी कोट अभी तक धुले नहीं हैं, इसलिए मेरे पास बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। जियो लियुलान ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। जब गू जियाओ ने सोचा कि वह उसे अपने कपड़े उधार नहीं देगा, तभी दरवाज़ा खुला और जियो लियुलान ने उसे एक सूखा लबादा थमा दिया। बागे का कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था और रंग थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन यह अच्छी तरह से कलफदार था और बहुत साफ धोया गया था। If it was in her previous life, Gu Zhao would never wear a man's clothes. But now, who told the situation to overpower the individual? If she didn't wear this, must she wear the already moldy ones in the cabinet? After changing her clothes, Gu Zhao washed the dirty clothes and went to the kitchen. The kitchen was quite tidy. Xiao Liulang must have cleaned it up. The rice jar was empty, but as Xiao Liulang said, there was still half a jar of cornmeal. Gu Zhao also found 2 eggs and a handful of chives in the cupboard. Gu Zhao took the eggs out, made 2 cornmeal omelets and sprinkled them with the chopped chives. There was still a little bit of batter left, so she cooked half a pot of corn dumpling soup. Gu Zhao brought the prepared food to the mirror room. Xiao Liulang's door was ajar. In her memories, the 2 of them would always eat separately. Xiao Liulang would cook the meal and save a bowl of food for the original soul, but the original soul would go to the Gu family to eat most of the time. Gu Zhao paused and knocked at Xiao Liulang's door. What's the matter? Xiao Liulang's cold voice could be heard from inside the room. Gu Zhao responded, I made dinner. Would you like to eat together? Gu Zhao rarely cooked. Even if she did, she wouldn't do his share. Therefore, he intended to wait for Gu Zhao to leave the house before he cooked his own meal. Xiao Liulang looked suspiciously at the slightly open door. If you don't want to, then I'll eat first. Gu Zhao wanted to wait for him, but she was so starving she felt like fainting. She must replenish her strength as soon as possible. Gu Zhao had just sat down and had yet to pick up her chopsticks when the door creaked open. Xiao Liulang stepped out of the room. Xiao Liulang didn't come out to eat. However, when his gaze inadvertently fell on Gu Zhao, he suddenly paused. The robe that he gave Gu Zhao was something he could no longer wear. Yet it was still too big for Gu Zhao. With her thin and small physique, the robe seemed empty and it looked somewhat awkward. Most probably for convenience, her hair and sleeves were rolled up, revealing a slender fair neck and thin wrists. The former domineering and crazy air around her was gone. She just sat there quietly, eating the food in the bowl in earnest.
She seemed like a different person. There was a slight pause in Xiao Liulang's eyes, but eventually, he moved his gaze away with indifference. At this moment, Gu Zhao noticed him and told him, "Come, sit down and eat." There was another set of bowl and chopsticks opposite Gu Zhao. It was clear that she didn't just casually call out for him, but really cooked a meal for him. But Xiao Liulang did not move. Gu Jiao समझ गई कि वह किस बात को लेकर चिंतित था। मूल आत्मा के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए ये संदिग्ध था कि उसने अचानक उसके लिए खाना बनाया। लेकिन गु जियाओ यह नहीं समझा सकी कि वह अब एक अलग व्यक्ति थी। कुछ देर सोचने के बाद गु जियाओ ने कहा, घर पर ज्यादा जलाओ लकड़ी नहीं है। अगर तुम अभी नहीं खाओगे, तो बाद में खाना गर्म करते समय तुम जलाओ लकड़ी बर्बाद कर दोगे। इस वाक्य से ज़ियाओ लियुलान को यकीन हुआ या नहीं, लेकिन अंततः वह उसके सामने बैठ गया। मूल आत्मा जब पहली बार ज़ियाओ लियुलान से मिली थी, तो वह उसके रूप रंग से अचंभित थी, अन्यथा वह उसे नहीं उठाती। बाहरी लोगों की नज़र में ज़ियाओ लियुलान के प्रति मूल आत्मा की नापसंदगी उसके पैर की समस्याओं के कारण थी, लेकिन गु जियाओ के दृष्टिकोण में यह अलग था। मूल आत्मा मूर्ख थी, लेकिन गु जियाओ मूर्ख नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें मूल आत्मा पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब गु जियाओ ने अपनी यादों को पलटा, तो उसे सब कुछ समझ में आ गया। ज़ियाओ लियुलान ने जानबूझकर मूल आत्मा को नाराज किया। वह मूल आत्मा के साथ अपना विवाह संपन्न नहीं करना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि वह उसके करीब आए। वास्तव में उसका भी यही इरादा था। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि वह पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुकी थी, लेकिन यदि आप वास्तव में उससे उसके साथ ऐसा करने के लिए कहें, तो उसे डर था कि यह असंभव होगा। गु जियाओ का पेट जल्दी ही भर गया। वह अपना कटोरा और चॉपस्टिक लेकर रसोई में चली गई और अपनी पीठ पर टोकरी रखकर बाहर निकल गई। ज़ियाओ लियुलांग ने उससे नहीं पूछा कि वह क्या करने जा रही है, और गु जियाओ ने भी उससे कुछ नहीं कहा। उनके बीच हमेशा यही होता था। लेकिन जब गु जियाओ दरवाजे पर पहुंची, तो वह अचानक पलटी और बोली, मैंने अभी तुमसे झूठ नहीं बोला। हमारे पास वाकई जलाओ लकड़ी खत्म हो रही है। अंधेरा होने से पहले मैं कुछ जलाओ लकड़ी काटने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाऊंगी। बाद में बारिश हो सकती है। अगर मैं वापस नहीं आती, तो कपड़े इकट्ठा करना याद रखना। ज़ियाओ लियुलांग ने उस पर गहरी नजर डाली। पूर्व गु जियाओ न तो मौसम में बदलाव देख पाती और न ही उसे बता पाती कि वह कहाँ जा रही है। गु जियाओ के बाहर जाने के बाद घर में केवल ज़ियाओ लियुलांग ही बचा था, और मेज पर खाना भी था, जिसे खाने के बारे में वह निश्चित नहीं था। परिवार गरीब था, और चाहे ज़ियाओ लियुलान गु जियाओ को कितना भी नापसंद करता हो, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि उसे उसके द्वारा बनाया गया खाना खाने में परेशानी होती। भौहें सिकोड़ते हुए उसने चॉपस्टिक उठाए और कटी हुई हरी प्याज के साथ मक्के के आटे से बने ऑमलेट का एक टुकड़ा खाया। C4:01:40 ट्रोविड अध्याय 4। गु जियाओ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर गई। एक तरफ उनके पास जलाओ लकड़ी की बहुत कमी थी, दूसरी तरफ वो पहाड़ों में जाकर पेट भरने के लिए कुछ ढूंढना चाहती थी। हालांकि परिवार इतना गरीब नहीं था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी न हो, लेकिन यह उससे बहुत दूर भी नहीं था। अगर ज़ियाओ लियुलांग अकेले खाना खाए तो परिवार कुछ दिनों तक अपना पेट पाल सकता था, लेकिन अगर वे उसे भी इसमें शामिल कर लें तो वे किसी तरह अपना गुजारा नहीं कर पाएंगे। शरद ऋतु का अंतिम समय आ चुका था। यहाँ न केवल प्रदूषण नहीं था, बल्कि गु जियाओ को लगा कि उसके ऊपर का आसमान विशेष रूप से नीला था। ऐसा नज़ारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा भी ताज़ा और स्वच्छ थी, जिससे व्यक्ति को आज़ादी और सुकून का एहसास होता था। वह यहाँ बेवजह आई थी, और उसे नहीं पता था कि शोध संस्थान में पागलों का झुंड उसे याद करेगा या नहीं। उनमें से ज्यादातर शायद अपने दांत पीस रहे थे, और उसे दोषी ठहरा रहे थे कि वह उन्हें नवीनतम शोध परिणाम भेजे बिना अचानक गायब हो गई। लेकिन वह सतह पर एम यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर थी। असल में वह एक गुप्त एजेंट थी। वह 8 साल की उम्र में संगठन में शामिल हुई थी, और तब से उसके सभी अनुभव सिर्फ उसकी असली पहचान को छिपाने के लिए थे। बेशक उसने हमेशा के लिए ऐसी खतरनाक जिंदगी जीने की योजना नहीं बनाई थी। वह और संगठन इस बात पर सहमत थे कि यह उसका आखिरी मिशन था, और इसे पूरा करने के बाद वह उनसे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से उसके विमान के साथ कुछ हुआ। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि विमान दुर्घटना एक संयोग मात्र थी, लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं था। वह पहले ही वहां मर चुकी थी, और बदला लेने के लिए वापस जाना असंभव था। किसी को भी उसकी मौत पर दुख नहीं होगा।
जब वह 2 साल की थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया और फिर उन्होंने अपना परिवार शुरू किया और नए बच्चे पैदा किए। उनके लिए वह हमेशा एक अनावश्यक अस्तित्व थी। एक तरह से उसकी किस्मत और मूल आत्मा की किस्मत वास्तव में एक जैसी थी। मूल आत्मा के माता पिता का निधन जल्दी हो गया था और वह गु परिवार में एक अनावश्यक व्यक्ति थी। मूल आत्मा की मृत्यु पर वास्तव में किसी को दुख नहीं होगा। गु जियाओ ने उपहासपूर्वक मुस्कुराया, उसकी भौं में हल्की ठंडक थी। इस डर से कि कहीं जल्दी ही बारिश शुरू न हो जाए, गु जियाओ जंगल में बहुत अंदर नहीं गई। फिर भी उसे बहुत सारी अच्छी चीजें मिली, फंगस, मशरूम और पेड़ों की तने पर उगने वाली जंगली लकड़ी की बालियां। लकड़ी के कान इतने मोटे और घने थे कि वे पेड़ के आधे से ज्यादा तने को ढक रहे थे। गु जियाओ ने बड़े बड़े कान उठाए। ये स्पष्ट था कि इस क्षेत्र को ग्रामीणों ने काटा था। वहां बहुत सारे पेड़ के तने थे जिन पर लकड़ी के कान उगाए थे। Gu Zhao picked them piece by piece, and in a short while her back basket became heavy. Seeing that the harvest was almost done, Gu Zhao stopped in time and cut some dry wood. She tied the dry woods to the back basket with a rope and carried it on her back, then prepared to descend. However, as soon as Gu Zhao turned around, she suddenly heard a snap as if she had stepped on something. Then she heard a muffled groan. It was very faint and weak. She blinked her eyes and slowly moved her legs away. What bad luck is this? She took a deep breath, looked down, and saw a white-bearded grandpa trampled unconscious by her amongst the weeds. Gu Zhao, seriously, why would anyone lie down in a ditch? And she also happened to step on him. Gu Zhao's conscience was able to handle it though as she stepped over him. But within 2 seconds, Gu Zhao came back with a straight face. Let's just say, I didn't save you out of conscience. Cluck, cluck, the pheasants inside the tight sack beside the grandpa let out a cry and fluttered their wings. Gu Zhao raised her eyebrow and glanced casually at the sack, which stopped moving in an instant. Then she looked at the white-bearded grandpa in front of her. A large footprint could be seen on his face from being trampled by her foot, and it looked terrible. Judging by his clothes, he looked like an ordinary villager, but his face exuded an indescribable noble air. Gu Zhao put down the dry wood on her back and began to check the pulse of the other party. She studied Western medicine at college, but later, in order to carry out a very special mission, she lurked for as long as 5 years in the home of a divine physician on the grounds of recognizing him as a teacher and learning traditional Chinese medicine. Judging from his pulse, there were no serious illnesses in his body. Gu Zhao speculated that he was infected with a cold and suddenly got a high fever, then he accidentally fell in the ditch and dislocated his left arm. Gu Zhao took out her small medicine chest from the basket, grabbed an ice pack and put it on his forehead. Then she held his arm up, cut a piece of wood, tore off the hem of his coat, and braced his arm. After doing all these, Gu Zhao checked his temperature again and found that it was still high, so she gave him an intramuscular injection of a dose of antipyretic. Not far away, there was a small straw shed for villagers to rest on the mountain. Gu Zhao moved the other party there. Seeing that his fever had gone down and he was about to wake up, Gu Zhao got up and went down the mountain. Before leaving, Gu Zhao left him her umbrella. Well, I don't really treat people for free. Saying that, she took a sack of pheasants. As soon as Gu Zhao arrived home, the rain began to fall and soon became a torrential downpour. The mountains far away and the village shacks were all shrouded in the rain and mist. Gu Zhao went straight to the kitchen. Xiao Liulang had already cleaned the bowls and chopsticks, tidied up the kitchen and put away the clothes. Gu Zhao put down the firewood and the sack, opened the cupboard and looked at it. She wondered, it's all eaten. She left a lot of the food. That thin-looking boy actually had a not-so-small appetite. Was it because he was in his growth phase? Gu Zhao raised an eyebrow and found a cage to keep the pheasants. Gu Zhao separated the small firewood from the big ones and picked out the pieces that still needed chopping. It was already dusk by the time she had finished chopping the firewood. The rain hadn't stopped and it was moist and cold inside the house. Gu Zhao found a brazier and was going to light a fire for herself when she suddenly thought of something. She walked to Xiao Liulang's room and gently knocked on his door. Do you want to warm yourself up? She asked softly. There was no response in the room. She called again, but there was still no response. Gu Zhao saw the door ajar and gently pushed it open.
When she looked inside, she saw that the thin figure had fallen asleep on the old and shabby table under the dim light of the oil lamp. He also held an unfinished book in his hand. The pages of the book were visibly yellowed and the torn cover was pasted together with oiled paper. Things were very hard for scholars in the countryside, especially Xiao Liulang, who had been squeezed dry by the Gu family in the original Seoul for a long time. He could not even attend a private school and had to rely on self-study. Gu Zhao hesitated but ultimately walked over to him, took a cotton-padded coat from the cabinet and draped it over him. Xiao Liulang woke up in the middle of the night. He hadn't slept well in the past few days and hadn't expected to fall asleep at his table. When he opened his eyes, he found a cotton-padded coat on his body. He furrowed his brows and there was a trace of vigilance in his eyes. As he frowned at the book in his hand, he suddenly heard a crackling noise. He turned his head and saw that a burning brazier had been placed on the floor for some time. The fire warmed up the cold room. Xiao Liulang's eyes fell on the brazier with a thoughtful look. There was only one brazier at home. After it was given to Xiao Liulang, Gu Zhao was left with nothing. Gu Zhao hid the medicine chest and quickly got into the bed, wrapping herself up like a small silkworm. Probably because she had too much activity during the day, her little body was quite exhausted, thus she soon fell asleep despite the coldness. Gu Zhao hadn't dreamed for many years, but tonight she had a dream. In her dreams, a physician came to the town and Xiao Liulang went to see him to treat his leg. As a result, a medical disturbance occurred in the medical hall where the physician was at, and many people were accidentally injured. एक पैर से अपंग शियाओ लियुलांग किसी और की तरह तेजी से नहीं दौड़ सकता था। नतीजतन, भ्रम की स्थिति में उसका दूसरा स्वस्थ पैर भी कट गया। इस चोट से शियाओ लियुलांग की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन इसके कारण उसे 3 दिन बाद परीक्षा देने से चूकना पड़ा। C5:01:34 ट्रोविद अध्याय 5। गु जियाओ को अपने सपने से बहुत आश्चर्य हुआ। न केवल उसने वास्तव में एक सपना देखा था, बल्कि उसने एक आदमी का भी सपना देखा था। क्या मैं उसके बारे में इतनी चिंतित हूँ? गु जियाओ ने अजीब तरह से अपनी थोड़ी को सहलाया। लेकिन आखिरकार यह केवल एक सपना था, इसलिए गु जियाओ ने इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय आसमान में रोशनी बढ़ रही थी और क्षितिज पर अभी भी कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज मौसम अच्छा रहेगा। गु जियाओ को याद नहीं था कि उसे इतनी सुबह उठे हुए कितना समय हो गया था। हो सकता है कि उसने अपने पिछले जीवन में किसी शोध संस्थान में काम किया हो, लेकिन उसे जानने वाले सभी लोग जानते थे कि वह पूरी तरह से रात में जागने वाली लड़की थी, जो अपना ज्यादातर शोध और सर्जरी दोपहर में करती थी। संगठन द्वारा उसे दिए गए मिशनों के लिए, उसे शायद ही कोई ऐसा मिशन मिला हो जिसमें उसे सूर्योदय के समय काम करना पड़े। ज्यादातर समय वह सूर्यास्त के बाद ही काम करता था। गु जियाओ आज अपने कपड़े पहने हुए थी। कल रात गु जियाओ ने ज़ियाओ लियुलांग के कमरे में अंगीठी लाकर रखी। उसने अंगीठी के चारों ओर अपने कपड़े कुछ देर तक सुखाए। बस इतना हुआ कि वह इतनी धीरे से हिली कि उसने ज़ियाओ लियुलांग को नहीं जगाया। गु जियाओ पानी लाने और नहाने के लिए पिछवाड़े में गई। ज़ियाओ लियुलांग के कमरे का दरवाजा खुला था और वह अब अंदर नहीं था। उसने सोचा कि वह बहुत जल्दी उठ गई है, लेकिन वास्तव में कोई उससे पहले उठ गया था। गु जियाओ घर के चारों ओर घूमी, लेकिन ज़ियाओ लियुलांग को नहीं ढूंढ पाई। हालांकि उसने देखा कि पानी के जार के बगल में रखी बाल्टी गायब थी। गु जियाओ ने आधे भरे पानी के जार को देखा और बिना कुछ कहे अपनी ठुड्डी को सहलाया। सामने के दरवाजे पर लगी कुंडी अभी भी बंद थी। ज़ियाओ लियुलांग रसोई के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी और उसने उसे बाहर से बंद कर दिया था। इस तरह बाहरी लोग अपनी मर्जी से अंदर नहीं आ सकते थे, जबकि गु जियाओ अगर बाहर जाना चाहती तो सामने का दरवाज़ा खोल सकती थी। नहाने के बाद गु जियाओ अपने कमरे में वापस गई, मरहम लगाया और सूजन रोधी दवाएं खा ली। ज़ियाओ लियुलांग अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए गु जियाओ ने पहले बचे हुए मकई के आटे को निपटाया। यह उनके घर में बचा हुआ आखिरी अनाज था। गु जियाओ को अपने साथ लाए तीतरों को शहर में बेचने और परिवार के लिए कुछ अनाज खरीदने का कोई रास्ता खोजना था। समस्या यह थी कि मूल आत्मा कभी गांव से बाहर नहीं गई थी, इसलिए गु जियाओ को शहर तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं पता था। चूंकि उसे अभी भी आटे को कुछ देर के लिए आराम देना था, इसलिए गु जियाओ ने झाड़ू ली और पिछवाड़े और मुख्य कमरे के साथ साथ अपने कमरे को भी साफ किया। ज़ियाओ लियुलांग के बिना वह उसके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकी। Only half of yesterday's clothes were washed and a few more were still in the cabinet.
Gu Zhao took them all out and put them in a large wooden basin in the backyard. This dynasty had a soap made of pig pancreas and plant ash. The original soul had seen it amongst the goods on a merchant's cart before, but the villagers were poor and most of them could not afford to buy it. Gu Zhao smashed the soap pot to bits and spread it on the clothes evenly. She kept beating them with the wooden club until a fragrant foam came out, then she began to scrub repeatedly. The soap pot's decontamination ability wasn't as strong as imagined, but Gu Zhao's obsession with washing clothes was very strong. Alas, she scrubbed a small hole in her dudok one. Gu Zhao. By the time Gu Zhao finished washing the clothes, she almost used up the remaining half of the water in the jar. At the same time, the dough was ready. Gu Zhao made some buns with the cornmeal and steamed them in the pot. Xiao Liulang still hadn't returned. This village had 2 wells. The old well was at the end of the village, which was close to their house, but it was almost dried up. Gu Zhao guessed that Xiao Liulang must have gone to the new well at the entrance of the village to draw water. It was only 10 or so steps away from where Gu Zhao fell into the water yesterday. A normal person didn't need a quarter of an hour to make a round trip. Xiao Liulang had problems with his leg, plus he was carrying a bucket of water. Gu Zhao calculated that he should have returned in 2/4 of an hour, and it was long overdue. Gu Zhao stood in front of the stove, looked in the direction of the front door, and finally opened the door and went out. Gu Zhao found Xiao Liulang behind a large locust tree near an ancient-looking well. He was surrounded by several ferocious-looking bullies. The bucket fell on the ground and the well water spilled all over the ground. The bullies each had 2 chicken feathers stuck on their heads. An ancient version of Shemate too. Gu Zhao recognized that these bullies were not only from their own village, but also from the neighboring villages. Although they did mischief all day long, they wouldn't go so far as murdering someone or committing arson. Still, they gave no less troubles to the neighborhood and villagers. Xiao Liulang's crutch was taken away by a little bully. This bully wasn't very old, only 13 or 14 years old based on his appearance, and yet he was very arrogant. He pushed Xiao Liulang to the ground and pointed the crutch at his face. "How many times has this great one warned you? Don't show your face in front of me again. Are you f***ing deaf? Huh? Hurry and get out of Kingquan village for me at this instant." Obviously, the little bully was still in the stage of changing his voice. When Gu Zhao heard it, he found the voice somewhat familiar. The little bully was about to hit Xiao Liulang with the crutch. Gu Zhao, without much thinking, walked up to Xiao Liulang, raised her hand to protect him, and kicked the little bully's ass. Ouch! Who the FCK dare to kick this great once? The little villain was kicked flat to the ground, turned around with a swear, but then suddenly choked up. Gu Zhao didn't care whether he was already choking or not. She snatched the crutch from his hand, trapped his hands, and strangled his neck with the crutch. The little bully couldn't bear the pain of being strangled and instantly cried out, "Big sis! Big sis! What are you doing?" Gu Zhao was stupefied for a moment. When the other bullies saw that their boss was being beaten, they immediately rushed to Gu Zhao. The little bully bellowed angrily, "All of you, f***ing stop for this great one. This is my big sister." The bullies froze. Gu Zhao. Gu Zhao finally remembered who this little bully was. He was Gu Shaoxing, the youngest son of the Gu family's second branch. Gu Shaoxing was 13 years old. He was the youngest among the grandchildren of the Gu family and the only one who was close to the original soul. He didn't dislike the original soul for being a fool, nor for being ugly. The reason might be that Gu Shaoxing was also a good-for-nothing. He refused to study hard and only knew to fool around all day long. His brothers and sister always scolded him and his parents always beat him. Only the original soul would foolishly hold his hand and coax him with the candy she already put into her mouth while telling him, "Shaoxing is good at fighting, Shaoxing is really fierce." Gu Shaoxing was aware that Gu Zhao was acting this way because she was a fool, but he was not a smart one either. He only thought that whoever was nice to him, he would be nice to them too. Big sis, it hurts," Gu Shaoxing cried out in grievance. Gu Zhao released him. Putting her right hand behind her back, she pulled him up with her left hand. Then she asked, "Why are you bullying your brother-in-law?" Brother-in-law, Gu Shaoxing suspected he had misheard her.
Didn't you tell me to beat him? Me? Gu Zhao asked doubtfully. Yes. Ah. Gu Shaoxun looked at Xiao Liulang and said in a low voice, You told me you don't want this little cripple anymore. You want me to get rid of him so you can be with young gentleman Keen. He thought his voice wasn't loud, but everyone present heard it. Xiao Liulang's eyes were cold. The bullies couldn't bear to continue watching. Gu Shaoxun said, Big sis, you haven't forgotten, have you? You told me yourself. Gu Shaoxun wouldn't deceive her. It seemed that the original soul did say such words. It was just, how could this brother haven't forgotten a word when even the original soul no longer remembered it? मैंने तो बस यूं ही कह दिया, तुमने वाकई इसे गंभीरता से ले लिया। गु जियाओ को अपने दांत में दर्द महसूस हुआ। तो फिर, मैं क्या करूं? गु शियाओशुन को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है और वह एक छोटे बटेर की तरह अपना सिर नीचे करके खड़ा हो गया। एक, छाती और पेट को ढकने वाला अंडरगारमेंट। 2, स्मार्ट शब्द का चीनी लिप्यंतरण। ये युवा शहरी प्रवासियों की एक चीनी उपसंस्कृति है, जो आमतौर पर कम शिक्षित होते हैं, अतिरंजित हेयर स्टाइल, भारी मेकअप, भड़कीले परिधान, छेदन आदि के साथ। C6:01:37 ट्रुविद। अध्याय 6। गु जियाओ ने झुककर अपने बाएं हाथ से बैसाखी उठाई, शियाओ लियुलांग के पास गई और उसे बैसाखी थमा दी। जियाओ लियुलांग ने हल्के से बैसाखी पकड़ी और खड़ा हो गया। फिर वह जमीन पर गिरी बाल्टी उठाने गया। आप इसे करते हैं, गु जियाओ ने गु जियाओशुन को बताया। ओह! गु शियाओशुन शियाओ लियुलांग के सामने गया और बाल्टी उठा ली। जाओ और पानी ले आओ। गु जियाओ ने गु जियाओशुन को आदेश दिया। थोड़ा पानी लाओ। गु शियाओशुन ने अपने एक अनुचर पर चिल्लाया। मुंह हिलाते हुए उस नौकर ने बाल्टी पकड़ ली और बिना कुछ बोले पानी लेने चला गया। जियाओ लियुलांग भावशून्य चेहरे के साथ वापस चला गया। वह पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह दूर गया, तब गु शियाओशुन ने फिर से कहा, बड़ी बहन, क्या हुआ? क्या तुम अब उससे नफरत नहीं करती? और बड़ी बहन, तुम इतनी मजबूत कैसे हो गई? अभी उसने क्या चाल चली थी? मुझे फिर से दिखाओ, मैं बाद में इसका इस्तेमाल करूंगी। गु जियाओ ने उसे तीखी नजर से देखा। गु शियाओशुन ने कड़वाहट से अपना मुंह बंद कर लिया। मालिक, पानी आ रहा है। नौकर पानी से भरी बाल्टी लेकर तेज गति से आया। इसे मेरी बहन के पास वापस ले आओ। अहम। गु जियाओ की दमनकारी निगाहों के नीचे, गु शियाओशुन ने बाल्टी ली और कहा, ठीक है, इसे मुझे दे दो। तुम लोग अलग हो सकते हो। अगले गांव में हमारी लड़ाई के बारे में क्या लड़ाई? बस जल्दी से दफा हो जाओ। यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बदमाश भाग गए। गु शियाओशुन ने मुस्कुराते हुए गु जियाओ को देखा। बड़ी बहन, नाराज मत हो। चूंकि अब तुम मेरे जीजा से नफरत नहीं करती, इसलिए मैं उसे फिर से परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम उसे अक्सर परेशान करते थे? गु जियाओ ने पूछा। गु शियाओशुन ने अपना सिर खुजाते हुए जवाब दिया, अच्छा, बहुत बार नहीं, महीने में केवल 3 या 4 बार, शायद 4 या 5 बार, 5, 6, 7, 8 बार, मुझे लगता है। जितना ज्यादा वह बोलता गया, गु शियाओशुन की आवाज उतनी ही धीमी होती गई। उसकी याददाश्त बहुत खराब थी और उसे वाकई नहीं पता था कि उसने कितनी बार अपने जीजा को परेशान किया था। चलो वापस चलते हैं, गु जियाओ ने कहा। ठीक है। गु शियाओशुन मुस्कुराया और बाल्टी हाथ में लेकर गु जियाओ के पीछे चला गया। अचानक उसकी नज़र गु जियाओ क्या कर चुके दाहिने हाथ पर पड़ी और उसने पूछा, बड़ी बहन, क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है? कुछ भी नहीं है, गु जियाओ ने जवाब दिया। कुछ नहीं, खून बह रहा है। गु शियाओशुन ने बाल्टी नीचे रखी, गु जियाओ की बांह पकड़ी और उसकी आस्तीन ऊपर खींची। जब गु शियाओशुन ने देखा कि उसकी दाहिनी कलाई खून से लाल हो गई है, तो उसने कहा, क्या यह मेरे उस वार से है जिसे तुमने अभी रोका था? मैंने कहा था कि सब ठीक है। गु जियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। Also, what happened to your head? Knocked it on a rock when I fell into the water. Her wound was hidden by her hair. How come this boy's eyes were so sharp? Gu Shaoxun said, You fell into the water. When was that? But Gu Zhao merely walked away without looking back. Ah, big sis, wait for me. Gu Shaoxun followed Gu Zhao back home. Suddenly, they found another young scholar at the door of the house. The other party was wearing a Changshan one. He looked gentle with a scholarly temperament, but there was some arrogance between his eyebrows. Who are you? What are you doing at my big sis' house? Gu Shaoxun asked with his fist on his hips.
The other party didn't even look at Gu Shaoxing, but only glared at Gu Zhao coldly. He said, "You had others bully him again, didn't you? You wicked woman. How dare you scold my big sis?" Gu Shaoxing put down the bucket and swung his fist in front of the man. Despite the fact that he was only 13, he was really capable of fighting. Otherwise, he wouldn't be the number one bully in the surrounding villages. A weak scholar would be no match for him. Shaoxing, Gu Zhao stopped him. At about the same time, Xiao Liulang, who had changed his clothes, came out of his room. "My schoolmate," Xiao Liulang said to the pair of brother and sister. The schoolmate snorted disdainfully, walked to Xiao Liulang and took over the heavy bundle in his hand. "Let's go." When Gu Shaoxing saw Xiao Liulang with his bundle, he was stunned and asked, "Where are you going?" "He's not really leaving because he's scared of being beaten by me, is he?" The schoolmate didn't want to talk to Gu Shaoxing at all. Gu Zhao didn't ask any more questions and just walked into the room in silence. Xiao Liulang glanced at her slightly stiff right hand as she brushed past him. Gu Zhao covered her hand with the sleeve so that the blood flowing from her wrist was out of sight. But as she entered the room, she heard Xiao Liulang's cold voice behind her, "I'm going to the town." "To treat your leg?" Gu Zhao asked subconsciously. Somehow, Gu Zhao thought of her dream last night. She really didn't want to believe it, but, "Do you have an exam in 3 days?" Gu Zhao faced him and asked again. Xiao Liulang's eyes flickered with a trace of astonishment. He nodded. "Yes." The schoolmate said in a sour mood, "Why are you telling her all this? What if she stops you from going again? Did you forget that you missed the exam last time because of her? And your legs, if she didn't keep you at home that day, you wouldn't miss out on Physician Zhang." Gu Zhao turned to look at Gu Shaoxing. She didn't remember any of this. Gu Shaoxing pointed to the schoolmate's nose and said, "Watch how you talk. What do you mean my big sis stopped him from going? My sister was sick at that time. Is it proper for him to leave his wife when they just got married?" At the mention of this, Gu Zhao suddenly had an impression. Not long after they just got married, the original soul fell ill, but she wasn't really ill. She was just pretending to be sick. It was because someone told her that Xiao Liulang would never come back and she would become a little widow just like Zhu Ningxiang. She didn't want to be a little widow, so she kept Xiao Liulang from leaving. Little did she know that Xiao Liulang missed the exam 6 months ago and the only chance to have his leg fixed because of this. Gu Zhao looked at Xiao Liulang's leg and said, "That, actually. Brother Xiao, let's go. The coach is still waiting at the entrance of the village." The schoolmate interrupted Gu Zhao's words and took Xiao Liulang to the entrance of the village without looking back. "I want to eat osmanthus cake." Gu Zhao unexpectedly followed them out and said while looking at Xiao Liulang, "Li Ji's sweet-scented osmanthus cake. I'll only eat food from there. If you don't buy it for me, I won't let you in. I'll also burn all your books." Wicked woman. The schoolmate gnashed his teeth and helped Xiao Liulang into an old carriage at the entrance of the village. "Brother Xiao, don't listen to her. Li Ji is a long-established shop, and their osmanthus cake is not easy to buy. By the time you're done buying, Physician Zhang will be gone. He is a physician from the capital, much better than the physicians in town. He is the only one who can fix your leg. You must not let that wicked woman drag you down." Alpiram. That's my big sis. That's how you bossed him around, alright. Gu Shaoxing gave Gu Zhao a thumbs up. Gu Zhao could only hold her forehead at his reaction. She then asked, "Do you know where the market is?" Gu Shaoxing nodded and replied, "I know, big sis. Why do you ask? Are you going there? What are you going to do there?" "Sell fowls." "Fowls? Big sis, where did you get it from?" "Wild pheasants." Physician Gu didn't say it was the treatment fee she forcibly earned. Gu Shaoxing naturally assumed that his sister caught it by herself. "Big sis, I found that you have changed. You've become more amazing than before." Rather than saying she was no longer stupid, he praised her for becoming more amazing. In Gu Shaoxan's heart, he never treated the original soul as a fool. Gu Shaoxing told her the direction to the market. Both the market and the medical hall were in the town, but one was in the west while the other was in the east side. Gu Shaoxing insisted on accompanying her, but Gu Zhao refused.
गू परिवार के सदस्यों को गू शियाओ शुनका गू जियाओ के बहुत करीब जाना पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि गू जियाओ मूर्ख है और उसके करीब रहना उसे भी मूर्ख बना देगा। गू जियाओ अपने कमरे में लौटी और दवा की छोटी पेटी खोली, अपने घाव को आयोडोफो से साफ किया और कुछ जीवाणुरोधी मरहम लगाया। मुझे बहुत भूख लगी है, गू जियाओ ने मन ही मन सोचा और रसोई में चली गई। C7:01 1:40 ट्रोविड अध्याय 7। जैसे ही जियाओ लियुलांग ने शहर में कदम रखा, उसे तुरंत उसके सहपाठी द्वारा मेडिकल हॉल में ले जाया गया। मेडिकल हॉल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो सभी इलाज के लिए चमत्कारी चिकित्सक से मिलने आए थे। दोनों युवक लाइन के पीछे जाकर खड़े हो गए। सहपाठी उंगलियों के बल खड़ा होकर सामने देखने लगा। हमें बहुत देर नहीं हुई है, हमें चिकित्सक से मिलना चाहिए, जियो लियुलांग ने कहा। मैं तुम्हें गाड़ी का भुगतान बाद में दे दूंगा। सहपाठी ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, हम सहपाठी हैं और एक ही शहर से हैं, तुम इतने विनम्र क्यों? वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? वह जल्दी में बाहर चला गया और कुछ भी नहीं खाया। जियो लियुलांग की तो बात ही छोड़िए। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन से एक छोटा सा साफ बंडल निकाला और उसे खोला तो उसमें 3 सुंदर मकई के आटे के बंस दिखाई दिए। तुम्हें ये स्टीम्ड बंस कहाँ से मिले? जियो लियुलांग को लगा कि ये बंस कुछ परिचित लग रहे हैं। सहपाठी ने उत्तर दिया, मैंने इसे आपके रसोई घर से लिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो ये सिर्फ भाप में पका हुआ था। जियो लियुलांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने कितने छोड़े? सहपाठी ने अजीब ढंग से कहा, क्या कुल 3 ही नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने खुद कितने स्टीम्ड बन बनाए थे? जियो लियुलांग ने अपने होंठ बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुमने उसके लिए एक क्यों नहीं छोड़ा? सहपाठी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, क्या तुम उस दुष्ट औरत की बात कर रहे हो? मैं उसके लिए एक क्यों छोड़ूं? क्या उसने तुम्हें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया है? इसके अलावा वो तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाती। सहपाठी ने भाप से पका हुआ बन उठाया और उसे मुंह में भर लिया। उसकी आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। भाई जियाओ, आज तुमने जो भाप से पका हुआ बन बनाया है, वह इतना स्वादिष्ट कैसे है? अचानक जियो लियुलांग लाइन से बाहर चला गया। सहपाठी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर बोला, भाई शियाओ, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। जियो लियुलांग ने कुछ नहीं कहा और बस चलता रहा, अपने पीछे लोगों की लंबी कतार को देखते हुए, जो लगभग गली तक पहुंच गई थी। सहपाठी ने बेचैनी से पैर पटका और अपने पीछे खड़ी महिला से कहा, आंटी, हम शौचालय जा रहे हैं और तुरंत वापस आ जाएंगे। जब वह शियाओ लियुलांग के पास पहुंचा तो उसने पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? ओसमंथस केक खरीदो। जियो लियुलांग ने गली से होते हुए लीजी की दुकान की ओर जाते हुए कहा। लीजी एक प्रसिद्ध दुकान थी जिसकी लंबे समय से प्रतिष्ठा थी, और यहाँ कतार में प्रतीक्षा करने वाले लोगों की संख्या मेडिकल हॉल से कम नहीं थी। The schoolmate was somewhat angry as he said, Are you crazy? You're really buying osmanthus cake for that wicked woman. Did you know that physician Zhang only treats patients for half a day? When you finish buying osmanthus cake, we won't be able to see him anymore. Xiao Liulang was a stubborn person. Once he decided on something, even 8 horses couldn't pull him back. An hour later, Xiao Liulang bought Li Ji's sweet-scented osmanthus cake. I hope physician Zhang hasn't left yet. The schoolmate grabbed Xiao Liulang and headed for the medical hall. However, when they arrived at the entrance of the medical hall, they found that the long queue had disappeared. Instead, a crowd of onlookers watching the bustle surrounded the place, along with a group of dignified and solemn officers and soldiers. The schoolmate looked at a middle-aged man and asked, Uncle, did something happen here? Why are all the patients gone? The middle-aged man responded, Just now a madman rushed into the medical hall. He said that the physician of the medical hall had killed his wife and waved a knife at random. The people inside were slashed by him. See that lady at the door? She was the last one to get in, and as soon as she entered, that madman came. She was lucky enough to get out quickly, but she fell and injured her head. Wasn't that the auntie behind them at that time? If they didn't leave, Xiao Liulang would be the last to enter. Given Xiao Liulang's leg problems, it would have been impossible for him to run out, then he could have only been amongst the people who had been injured. On the way back, neither of them said a word. It was getting dark, and the wheels of the cart creaked along the silent path. At this time of the day,
The carriages in town were no longer willing to drive to the rural areas, so they hired a mule cart for 20 copper coins. Since it wasn't a carriage, there was only a simple awning, without any walls to protect them from the wind. The hands and feet of the two people were stiff with cold. Suddenly, a thin little figure broke into Xiao Liulang's sight. Xiao Liulang's eyes lit up. There was a fork in the road. Ahead was the road back to the village, and to the west was the road to the market. On the road to the market, Gu Zhao was walking breathlessly with the heavy basket on her back. The afterglow of the sunset was gone, and her thin figure was shrouded by the twilight. She raised her hand to wipe the sweat on her face, revealing the blood-stained gauze on her wrist. "Stop," Xiao Liulang said. The driver stopped the cart. "Why did you stop the cart?" the schoolmate asked with puzzlement. Then he saw Gu Zhao coming on foot. Gu Zhao didn't seem to find them, thinking it was just an ordinary mule cart. Without looking up, she turned and walked past the cart. "Come up," Xiao Liulang said. Gu Zhao turned her head and surprisingly looked at Xiao Liulang in the mule cart. Beside Xiao Liulang sat his schoolmate from the daytime. The schoolmate still had a look of hatred on his face, but said nothing to forbid Xiao Liulang from talking to her. "Come up," Xiao Liulang repeated in a cold voice. He was obviously just a 16 or 17-year-old teenager, but he possessed a calm and momentum that did not belong to this age. Gu Zhao hesitated for a moment before she climbed up. She sat opposite Xiao Liulang, took the basket off her back and put it on the cart floor. Xiao Liulang looked at the basket and said, "Did you go to the market?" Gu Zhao nodded and said, "Yes, I went to sell 2 fowls and bought some rice and rice flour. And, oh, something else." Xiao Liulang cast her a deep look as if he understood something, but didn't say a word. The schoolmate also threw Gu Zhao a strange look. This foolish wicked woman could still do business. Gu Zhao, however, seemed to not notice him and merely asked Xiao Liulang, "What about you? Did you meet the physician in town today?" "You still ask? It's all your fault. If you didn't clamor for osmanthus cake, how can we miss Physician Zhang?" The schoolmate would never tell her that Brother Xiao escaped a disaster because they bought the osmanthus cake. "That's a pity." Gu Zhao looked down and muttered. She uttered words of regret, but somehow it seemed like she really didn't find it regrettable. Could it be that she already knew what happened in the medical hall? Impossible. With her nasty attitude, would she remain so calm knowing that she saved Brother Xiao by accident? When she saved Brother Xiao last time, she forced Brother Xiao to marry her. If she knew she saved him again this time, wouldn't she become so proud of herself? The schoolmate scoffed, "I've already eaten the osmanthus cake. You don't deserve to eat them." Gu Zhao said calmly, "Oh." The schoolmate felt his punch hit a cotton. None of them spoke again after that. Suddenly, a very elegant carriage was coming towards them. The schoolmate's mind shook and he sat upright, saying, "Look. It's the dean's carriage." "What dean?" Gu Zhao asked. सहपाठी ने उत्तर दिया, "तियानजियांग अकादमी के डीन, आह। भाई शियाओ 3 दिनों में अकादमी की परीक्षा लेंगे। डीन राजधानी के मूल निवासी हैं और कभी राजधानी के 4 प्रतिभाशाली विद्वानों के प्रमुख थे। वे बहुत ज्ञानी और सुशिक्षित हैं, प्राचीन और आधुनिक शिक्षा से परिचित हैं। 20 साल पहले शाही परीक्षाओं में उनकी उपलब्धियां अब तक बेमिसाल रही हैं। उनकी एक सलाह 10 साल किताबें पढ़ने से बेहतर है। कितना अच्छा होगा अगर मैं उनका शिष्य बन सकूं। लेकिन मैंने सुना है कि डीन ने कई सालों से कोई शिष्य नहीं लिया है। मैं 6 महीने से अकादमी में हूं और मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा है।" सहपाठी लगातार बकबक करता रहा। वह इतना उत्साहित था कि वह भूल गया कि वह उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता है। इस बीच, गाड़ी के अंदर, एक और सफेद रंग की डीन की वर्दी पहने डीन सम्मानपूर्वक बैठे थे और उनकी दाहिनी ओर सादे सूती कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बूढ़े आदमी के बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ छाता था। उसके चेहरे पर पैरों के बड़े बड़े निशान थे। बूढ़े आदमी की वर्तमान स्थिति को देखकर डीन कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। उसे कुछ भी पता नहीं था और उसने पूछने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, "आप अचानक पहाड़ से बाहर क्यों आ गए? और आपने इस छात्र को ये भी नहीं बताया ताकि यह छात्र आपको लेने के लिए किसी को भेज सके?" C8 01:33 ट्रुविद। अध्याय 8। गांव की सड़कें पार करना आसान नहीं था।
खासकर वह रास्ता जो शियाओ लियुलांग और गु जियाओ के घर तक जाता था। इतने सारे गड्ढे थे कि पहियों का उनमें फंसना आसान था, इसलिए गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर रुक गई। भाई जियाओ, सहपाठी पहले गाड़ी से बाहर कूदा और जियाओ लियुलांग को अपने हाथ से नीचे उतारा। फिर उसने जियाओ लियुलांग की गठरी नीचे उतारी। जियाओ लियुलांग स्थिर खड़ा रहा और गु जियाओ की ओर देखने लगा। गु जियाओ टोकरी को अपनी पीठ पर लादकर गाड़ी से नीचे कूद गई। जियाओ लियुलांग ने अपनी नज़र हटा ली और अपने सहपाठी से कहा, तुम वापस जा सकते हो, मुझे आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ीवान भी थोड़ा अधीर था। सहपाठी ने फिर कहा, ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ। 3 दिन बाद होने वाली परीक्षा को मत भूलना। उस दिन अकादमी में कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता। याद रखना, तुम खुद ही चले जाना। मुझे पता है। जियाओ लियुलांग ने हल्के से सिर हिलाया और उससे बंडल ले लिया। जून की रात में चलना मुश्किल था और उनके हाथ में लालटेन भी नहीं थी, इसलिए गु जियाओ चुपचाप जियाओ लियुलांग का इंतजार कर रहा था। सहपाठी ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और शियाओ लियुलांग को और दूर खींच लिया। फिर फुसफुसाया, भाई शियाओ, अब से 3 दिन बाद परीक्षा जरूर देना। एक बार जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तो तुम अकादमी में रह पाओगे और इस दुष्ट महिला द्वारा तंग नहीं किए जाओगे। तुम्हें अपने पैर के इलाज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फिजिशियन झांग के बारे में पूछता रहूंगा। ओह, और वैसे ऑस्मेनथस की खुद खाओ। उस दुष्ट महिला को अनर्जित लाभ न मिलने दो। गु जियाओ जब बाजार से टोकरी लेकर वापस आई तो उसे पसीना आ रहा था, लेकिन खच्चर गाड़ी पर वो पूरी तरह सूख चुकी थी। उसका लाल होता हुआ छोटा सा चेहरा, जो अब ठंड से सफ़ेद हो चुका था, चांदनी में किसी तरह से ध्यान आकर्षित कर रहा था। जियाओ लियुलांग ने अपनी आंखों के कोने से उसे एक नज़र देखा। सहपाठी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जियाओ लियुलांग ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, मुझे पता है, तुम वापस जाओ। उसके सहपाठी ने फिर भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन शियाओ लियुलांग ने उसे अनदेखा कर दिया। एक हाथ में बंडल पकड़े और दूसरे हाथ में बैसाखी का सहारा लेते हुए वह मुड़ा और घर की ओर चल पड़ा। गु जियाओ उसके साथ साथ चलती रही। उसने उससे बस इतनी दूरी बनाए रखी कि लोगों को यह एहसास न हो कि वह बहुत करीब है, लेकिन अगर वह कभी गिर गया तो वह उसे समय रहते पकड़ सकती थी। लेकिन जियाओ लियुलांग को रास्ता इतना अच्छी तरह मालूम था कि वह बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गया। It was dark now and the doors of every household were closed. Only Zhu Ningxiang came out to pour the bath water and stood at the door for a while. Ah Xiang, why are you not coming in? What are you looking at? Inside the house, Zhu Ningxiang's mother-in-law, who was lying sick in bed, asked in a hoarse voice. Zhu Ningxiang blinked her eyes before saying, no, it's nothing. She must have seen it wrong. Why would Xiao Liulang walk together with that little fool? Although they were husband and wife, they were more like enemies in reality. Alpiram ... Old residents of the Gu family. Today was the first branch's turn to prepare the meal. Joshi and her daughter, Gu Yu, took the steaming hot food to the central hall and set the table. In the Gu family, women were not allowed to dine at the table. Hence, only old Mr. Gu, his eldest son Gu Chenghai, his second son Gu Chenglu, and his 3 grandchildren sat around the table to eat. Old Lady Wu, along with her 2 daughters-in-law and granddaughter Gu Yu, sat by the stove in the kitchen to have their meal. Old Mr. Gu, as the village chief, was more successful than most villagers who only knew how to plow crops in the fields. Everyone else could rarely eat meat in a year, but the Gu family could eat meat twice a month. Today was the day to eat meat. Stewed cabbage with pork belly. Even the soup exuded a strong aroma of meat. However, there wasn't much pork belly. One person could only get a piece. After Gu Chenghai and Gu Chenglu had each taken a piece of meat, they dared not think about this bowl of meat again and instead turned to pick some salt and soy sauce pickles under the majesty of their father. Old Mr. Gu himself did not eat much. He only took a small piece, as well as a medium-sized piece for Gu Shaoxun and Gu Ershun, then the rest was given to Gu Dashun. Gu Shaoxun counted them carefully and found that there were 5 pieces, and all of them were big. Why should he eat everything? Gu Shaoxun grumbled as he picked up some rice. Gu Ershun said softly, that's because eldest brother is a scholar. Our family needs to depend on eldest brother in the future. As he said this, he couldn't help but glance at the meat in Gu Dashun's bowl. He was also craving, really craving it.
But he was used to such differential treatment. With this many men in the family, only the eldest brother was good at studying. This year, eldest brother passed the entry-level imperial exam and was admitted to the county government school, which was even higher than grandfather's original achievement. Yeah, right. Gu Shaoxun rolled his eyes. My brother-in-law is also a scholar. Why don't you call him to eat meat too then? How can that be the same? Eldest brother has been admitted to the county government school. How can he compare with eldest brother? My brother-in-law just didn't take the exam. As the two brothers continued to argue, old Mr. Gu slammed his chopsticks on the table, so that the two people shut up in an instant. Not to mention his three grandchildren, even Gu Chenghai and Gu Chengyu couldn't handle the anger of old Mr. Gu. The room was eerily quiet. Second brother, have you read the book I gave you? I put some annotations in it. Take a good look at it and ask me if you don't understand anything. The one who spoke was Gu Dashun. He was the only one who dared to speak out under old Mr. Gu's anger. His voice was clear and smooth, his tone was calm and unhurried. He truly had the demeanor of a scholar. Old Mr. Gu found this precious grandson pleasing to the eye. Looking at him, his anger soon dissipated. Gu Ershun smiled and said flatteringly, "Then I'll thank eldest brother in advance." Old Mr. Gu taught all three grandchildren at the beginning, but only Gu Dashun passed the exam. After old Mr. Gu passed down all his knowledge to him and could no longer teach him anything, he sent Gu Dashun to a private school in the town. Private schools were too expensive, and the Gu family could only afford to support the most outstanding one. Gu Ershun dreamt to be like Gu Dashun. Old Mr. Gu said, "Don't disturb your eldest brother these days. He has an exam." Gu Ershun nodded respectfully, "Understood, grandfather." Gu Shaoxun didn't want to stay there any longer. After eating a couple of bites, he left. He wanted to go out, but it was impossible to get out from the front door in the meh hall or the back door in the kitchen. Old Lady Wu was no easier to deal with than old Mr. Gu. Gu Shaoxun decided to climb over the wall. But he was just halfway up when Liu Shi caught him. "Gu Shaoxun, get down here." Gu Shaoxun was pulled down by Liu Shi. Liu Shi slapped him on the head and scolded, "Your grandparents are here. You don't want to live anymore, do you? Don't hit me on the head." Gu Shaoxun said without enduring it. "Why do you want to go out this late? My big sis hasn't come to have a meal all day today. I'll go and check on her." Liu Shi snorted, "It's good that she didn't come. What are you checking on her for? She's already a married person but still runs to her parental home every single day. Does that look proper?" Gu Shaoxun twitched his mouth and said, "That's not what you all said to third uncle and third aunt before they died. Grandfather and grandmother promised third aunt that they would let their son-in-law marry into our family. That man surnamed Seo is a son-in-law that married into our family, so big sis is still a member of the family." Liu Shi, unable to retort, could only pinch him hard. Gu Ershun बेकार था लेकिन कम से कम वह आज्ञाकारी था. इस बीच, गु शाओशुन न तो आज्ञाकारी था और न ही उपयोगी. उसने वास्तव में दो मुट्ठी भर बच्चों को जन्म दिया. अल्पविराम ... गु जियाओ, जिसने बाजार से चावल का आटा खरीदा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओ लियुलांग भी उसे खरीदेगा. उसने कई स्टीम्ड बंस भी खरीदे. गु जियाओ भाप से पके हुए बंस को गर्म करने के लिए रसोई में चली गई. ज़ियाओ लियुलांग ने आग लगाए. गु जियाओ भी दिखावा नहीं कर रहा था. जब वह बाहर गई थी तो उसकी कलाई पर लगी चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन बाजार में उसने कुछ ऐसा किया जिससे घाव खुल गया. सौभाग्य से, उसे लगा कि घर पर अपनी दवा की पेटी छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह उसे साथ ले आई. इसलिए, वह मौके पर ही घाव पर पट्टी बांधने में सक्षम थी. उनमें से किसी ने भी 3 कॉर्नमील बंस का जिक्र नहीं किया. ज़ियाओ लियुलांग ने भी कुछ नहीं बताया और गु जियाओ ने भी कोई सवाल नहीं किया. "चलो यहीं खाते हैं, यहाँ मौसम अच्छा और गर्म है," गु जियाओ ने कहा. उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह अभी भी कांप रही थी. जियो लियुलांग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर सहमति की आवाज़ निकाली और गु जियाओ के बगल में छोटे स्टूल पर बैठ गया. ये पहली बार था जब वे एक दूसरे के इतने करीब थे. वह गु जियाओ के बाईं ओर इतने करीब बैठा था कि वह उसके बाएं चेहरे पर जन्मचिन्ह स्पष्ट रूप से देख सकता था. गु जियाओ पहले अपने चेहरे को मोटे मेकअप से ढकती थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से नंगा था. बिना किसी आवरण के भी वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी.
जियो लियुलांग के सुंदर होठों के कोने थोड़े से हिले, लेकिन अंत में उसने कोई आवाज नहीं की। जिस तरह वह उसके बारे में नहीं पूछती थी, उसी तरह वह भी उसके बारे में नहीं पूछता था। पहली बात तो ये कि वे दो असंबंधित व्यक्ति थे, इसलिए एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सफ़ेद आटे से बने स्टीम बन्स बेस्वाद थे, लेकिन गू जियाओ पूरे दिन भूखी रही थी, इसलिए वह इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही थी। गू जियाओ का गला भर आया और वह पानी पीने चली गई। जब वह वापस रसोई में आई, तो देखा कि जियाओ लियुलांग जा चुका था और लकड़ी के स्टूल पर एक छोटा सा पैकेट रखा था। गू जियाओ ने उसे खोलकर देखा। यह ओस्मांथस केक था। आमतौर पर यह महिला ही होती है जो पुरुष के परिवार में विवाह करती है, और एक बार जब वे विवाहित हो जाती हैं, तो महिलाएं व्यावहारिक रूप से कम कानून के अनुसार अपने मूल परिवार का हिस्सा नहीं रहती हैं। उनके लिए अपने मूल परिवार के घर में बार बार जाना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी वफादारी पहले से ही अपने पति के परिवार के प्रति होनी चाहिए। चूंकि यह जियाओ लियुलांग है जिसने गू परिवार में विवाह किया है, न कि इसके विपरीत, गू जियाओ अभी भी गू परिवार का सदस्य है, इसलिए उसके गू परिवार के घर जाने में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। C9:01 ट्रुविद अध्याय 9। आज जियाओ लियुलांग की परीक्षा का दिन था। गू जियाओ सुबह जल्दी उठ गई। उसने कुछ नूडल्स बनाए, कुछ गेहूं के बंस को भाप में पकाया और एक बर्तन में जंगली मशरूम का सूप पकाया। ये जंगली मशरूम वे थे जो उसने कल पहाड़ पर तोड़े थे। उसकी पहली फसल पहले ही खा ली गई थी। कुछ पकाने के बाद भी बहुत सारे मशरूम बचे थे। उसने उन्हें बाजार ले जाकर बाद में बेचने की योजना बनाई। दरअसल उसने कुछ लकड़ी के कान भी तोड़े थे, लेकिन ताज़ी लकड़ी के कान जहरीले थे। उन्हें खाने से पहले उन्हें सुखाना पड़ता है। खाना पकने का इंतजार करते हुए वह अपने कमरे में वापस चली गई और अपनी दवा ले ली। उसकी कलाई और सिर के पिछले हिस्से पर लगे घाव पहले ही ठीक हो चुके थे। हालांकि दवा लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन ज्यादा असरदार मरहम का आधे से ज्यादा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। दूसरी तरफ जियो लियुलांग भी पहले से ही उठ चुका था। गू जियाओ जानती थी कि वह कल रात देर तक पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वह सुबह उसे परेशान न करने के लिए सावधान थी, और फिर भी वह इतनी जल्दी उठ गया। गू जियाओ ने टेबल सेट किया और उसे जंगली मशरूम सूप का आधा कटोरा दिया। इस डर से कि कहीं परीक्षा के दौरान उसे अचानक शौचालय न मिल जाए, उसने उसका कटोरा पूरा नहीं भरा। हालांकि गू जियाओ को नहीं पता था कि क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जियो लियुलांग ने अनजाने में नाराजगी से उसकी ओर देखा था। परीक्षा में पूरा दिन लग सकता था, इसलिए गू जियाओ ने उसके लिए कुछ भाप से पके हुए बंस और पानी पैक किया। वह अचानक रुक गई। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने पोटली में 10 और तांबे के सिक्के भर दिए। जियाओ लियुलांग ने देखा कि वह तांबे के सिक्के अंदर भर रही थी। उसकी पुतलियां हिल रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। गू जियाओ ने उसे बंडल थमाते हुए कहा, मैंने गाड़ी का किराया पहले ही चुका दिया है। मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा और तुम्हें अकादमी के गेट तक छोड़ दूंगा। हाँ, जियो लियुलांग ने उत्तर दिया, बंडल लिया और अपनी बैसाखी के सहारे दरवाजे से बाहर चला गया। गू जियाओ ने उसके छोटे से अपंग पैर को देखा और उसे गांव के प्रवेश द्वार पर भेजने का विचार रोक लिया। उसे यकीन था कि उसे ये भी पसंद नहीं आएगा। जब शियाओ लियुलांग गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो दूसरे चाचा लुओ की बैलगाड़ी पहले से ही टिड्डे के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वहां बहुत से लोग बैठे थे, जो सभी ग्रामीण थे जो अपनी सब्जियां और अंडे बेचने के लिए शहर जा रहे थे। जब गांव वालों ने उसे देखा तो वे सब मुस्कुराने लगे। कुछ ने खर्राटे लेकर उसका स्वागत किया। Xiao Liulang was a scholar. Although he usually looked cold, in fact, he didn't have much arrogance. Anyone who had a letter they wanted to read answer would come to him for help. Even though Gu Dashun was also a scholar, Gu Dashun spent the day at a private school and then studied hard at home at night. The villagers seldom disturbed Gu Dashun. There was one last seat in the cart. It was supposed to be reserved for Xiao Liulang. Xiao Liulang was about to go up when he felt a figure pass by and stood in front of him. The other party kept her one hand on the ox cart and used her other hand to support the other figure behind her, saying, Shunsi, hurry up. Tien, I think Shunsi is Gu Dashun's nickname. They were the mother and son of the Gu family's first branch, Joshi and Gu Dashun. Xiao Liulang was blocked by Joshi and didn't have a chance to get on the cart. An auntie on the ox cart said, Shunsi's mother, Liulang came first.
Gu Dashun's movement as he climbed up the ox cart suddenly paused. He turned to look past his mother and glanced at Xiao Liulang. Xiao Liulang looked cold and indifferent. Joshi snorted unconcernedly, "My Shunsi has an exam to take. So what if he was here first? Must my Shunsi be delayed from taking his exam just because he arrived first?" Everyone in the village knew that Gu Dashun was a promising young man. Not long ago, he was admitted to the county government school. He was a scholar. They heard he didn't need to kneel down to salute when he saw the county magistrate. Xiao Liulang was a nice youth, but Gu Dashun's future was more important. If Gu Dashun could become successful, it would not only bring glory to the Gu family, but also to the whole Qingquan village. No one said another word. That second Uncle Luo said awkwardly, "Liulang is also going to take an exam." When Gu Zhao came to see second Uncle Luo last night, she made it clear to second Uncle Luo that Xiao Liulang was going to take the exam of the academy, and since Xiao Liulang had trouble with his legs and feet, she repeatedly told him he must send him there. He was given 2 more copper coins for this. In fact, second Uncle Luo was quite bewildered. The little fool of the Gu family, who didn't pay attention to Xiao Liulang before, suddenly talked and did things as if she was a different person. But Gu Zhao left before he could ask anything. Hearing that Xiao Liulang was also going to take an exam, Joshi was not at all concerned about it. Could Xiao Liulang's exam be compared with her son's? On the other hand, Gu Dashun looked at Xiao Liulang with astonishment. Are you going to Tianxiang Academy, too?" "Yes," Xiao Liulang answered faintly. Xiao Liulang was already a Tongsheng 1 when he first came to the village. At that time, Gu Dashun was also a Tongsheng. Later, Gu Dashun passed the autumn exam and became a Shuke too. Since Xiao Liulang was still a Tongsheng now, Gu Dashun didn't think much of Xiao Liulang. "You haven't even attended a private school." Gu Dashun shook his head. His meaning was quite clear. Xiao Liulang couldn't pass the exam at all. Second Uncle Luo, who had planned to persuade one of the villagers to make room for Xiao Liulang, silently held back his words. Since he couldn't pass the exam anyway, no need to continue worrying about it. Second Uncle Luo pulled out his purse. It cost 2 copper coins to go to the market, and 3 copper coins to areas that were a bit further. Gu Zhao gave him 2 more, so a total of 5 copper coins. Second Uncle Luo counted out the copper coins and returned them to Xiao Liulang. Gu Dashun was pushed into the ox cart by Joshi. But before he could sit down, a skinny plain hand suddenly reached out from behind him, grabbed him by the collar and pulled him off the ox cart. Gu Dashun was 2 years older than Xiao Liulang. He was already 19 years old this year. He was a sturdy young man, and yet he got dragged just like that, causing him to stumble and almost fall to the ground. Joshi was so scared that she hurried to help Gu Dashun. "Who is it?" She turned around and snarled. Then along with the others, she saw the skinny little Gu Zhao. Gu Zhao's eyes were cold, showing an unrepressed chilliness. Everyone was stunned. "Gu Zhao, you're crazy." Joshi wondered who could be so bold, and it turned out to be this little fool. "Take back the copper coins." Gu Zhao didn't even pay any attention to Joshi. She only looked at second Uncle Luo, whose hand was frozen in mud-air, and frowned impatiently. "I paid for the ox cart last night. If you want to go back on your words, you'd better return everyone's money too." "What do you mean?" Joshi asked. "Literally, if Xiao Liulang can't get on the ox cart today, no one is allowed to get on the ox cart." Gu Zhao explained. "Just because you say so." An aunt harumphed. Gu Zhao slowly took out a sickle from behind her back, more like, "Because I'm a fool." Everyone turned white at the sight of the sharp edges of the blade. Joshi, who wanted to rush up and pull Gu Zhao's hair, was so frightened that she dared not take another step forward. A fool was capable of anything. However, this fool didn't like Xiao Liulang before. How come she suddenly went against her own Gu family for his sake? It wasn't just the villagers who were doubtful. A trace of surprise also flitted across Xiao Liulang's eyes. "If you plan to invite old Mr. Gu, go ahead," Gu Zhao said as she blew on the sickle that had been polished by herself. Zhou वास्तव में ऐसा ही करना चाहती थी, लेकिन उसे गु दाशुन ने रोक दिया। मूर्ख के साथ तर्क करना समझदारी नहीं थी,
और परीक्षा में देरी करना भी अच्छा नहीं था। भले ही ज़ियाओ लियुलांग भी परीक्षा में चूक जाएगा, लेकिन वह वैसे भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता था। अगर वह चूक गया तो चूक गया, लेकिन उसके लिए यह अलग बात थी। अंत में दूसरे चाचा लुओ ने एक तरीका सोचा। झो ओशी को एक ग्रामीण के सामान का भुगतान करने के लिए कहा गया और ग्रामीण ने अपनी सीट गु दाशुन को दे दी। गु जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि गु दाशुन ने किसकी सीट खरीदी है। हालांकि रास्ते में एक और दुर्घटना को रोकने के लिए गु जियाओ ने अपनी पीठ पर दरांती ढोना जारी रखा। गाड़ी में उसके लिए कोई खाली सीट नहीं थी, इसलिए उसने अपने पतले और छोटे शरीर को घसीटते हुए पैदल 10 ली 3 से अधिक की यात्रा की, जिससे ज़ियाओ लियुलांग सुरक्षित रूप से परीक्षा हॉल में पहुंच गया। तारानकन 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 तारानकन। लियुलांग, तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? जियाओ जियाओ, आप अच्छे लग रहे हैं। लियुलांग। C10। अध्याय 10। ज़ियाओ लियुलांग के परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद गु जियाओ टोकरी को अपनी पीठ पर रखकर चली गई। वह जंगली मशरूम और सूखी लकड़ी की बालियां बेचने तथा रास्ते में कुछ और काम करने के लिए बाजार जा रही थी। तियानजियांग अकादमी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और कई लोग परीक्षा देने आए थे, जिनमें ज़ियाओ लियुलांग जैसे स्थानीय और गैर स्थानीय निवासी भी शामिल थे। प्रत्येक नामांकित परीक्षार्थी के पास अपने गांव के स्कूल, काउंटी स्कूल या प्रीफेक्चरल स्कूल से प्राप्त अनुशंसा पत्र था और वे क्रमशः अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए। ज़ियाओ लियुलांग और गु दाशुन को उनके अलग अलग स्तर के कारण अलग अलग परीक्षा हॉल में नियुक्त किया गया था। ज़ियाओ लियुलांग आखिरी पंक्ति में बैठा था। तियानजियांग अकादमी का स्तर बहुत ऊंचा था। आमतौर पर यहाँ अध्ययन करने के लिए आने वाले लोग कम से कम शियुकाई उपाधि वाले विद्वान थे। आजकल शियुकाई बनने के लिए परीक्षा पास करना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए गु दाशुन के लिए यह उल्लेखनीय था कि वह 20 साल से भी कम उम्र में इसे पास कर लेता है। ज़ियाओ लियुलांग केवल 17 वर्ष का था और सभी परीक्षार्थियों में सबसे कम उम्र का था, और वह सबसे सुंदर भी था। दुर्भाग्यवश वह अपंग था। कई परीक्षार्थियों ने एक के बाद एक उसकी ओर अजीब नज़र से देखा। हालांकि यह ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने शीघ्र ही परीक्षा के प्रश्नपत्र भरने शुरू कर दिए। सुबह की परीक्षा में कविता विषय की परीक्षा थी, जबकि दोपहर में कन्फ्यूशियस क्लासिक्स पर तर्क वितर्क की परीक्षा थी। यहाँ आने वाले अधिकांश परीक्षार्थी ज्ञानी थे और उनके लिए मौके पर ही कुछ कविताएं लिखना मुश्किल नहीं था। सबसे मुश्किल हिस्सा दोपहर में कन्फ्यूशियस क्लासिक्स पर तर्क वितर्क था। कन्फ्यूशियस क्लासिक्स तर्क परीक्षा में वे सभी विषय शामिल थे जो 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स 1 के मूल पाठ से आए थे, और परीक्षार्थियों को 8 भाग निबंध 2 लेखन संरचना का सख्ती से उपयोग करना चाहिए। 8 भागों वाले निबंध में 8 खंड शामिल थे: उद्घाटन, विस्तार, प्रारंभिक व्याख्या, प्रारंभिक तर्क, केंद्रीय तर्क, बाद का तर्क, अंतिम तर्क, निष्कर्ष। रूपकों के उपयोग की अनुमति नहीं थी और इसे कन्फ्यूशियन लहजे में लिखा जाना चाहिए। कोई भी उद्धरण केवल चेंग झू स्कूल 3 से ही आ सकता था, जिसने परीक्षार्थियों को बहुत सीमित कर दिया था। इसके अलावा इस बार प्रश्न इतने कठिन थे कि दिन भर की परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे लगभग हरे हो गए थे। जब ज़ियाओ लियुलांग बाहर आया तो उसका सहपाठी परीक्षा हॉल के बाहर आधे घंटे से भी कम समय से इंतजार कर रहा था। लियुलांग, यहाँ। उसने ज़ियाओ लियुलांग की ओर हाथ हिलाया। ज़ियाओ लियुलांग अपनी बैसाखी के सहारे चला आया। The schoolmate said, "I just heard many people complain about the tricky question in the Confucian Classics exam. Alas, it is also your bad luck. The topic this time was written by the dean himself. At that time, if you hadn't had something to deal with, you could have taken the exam with me and didn't need to encounter such difficulty this time. It's that wicked woman's fault." Xiao Liulang looked at him with furrowed eyebrows. The schoolmate went on to say, "By the way, she hasn't bullied you these days, has she? I was so worried you wouldn't be able to make it again today." "Indeed, I almost couldn't make it." Xiao Liulang paused. An inexplicable feeling suddenly made him raise his head and look ahead. At this moment, the examination had just finished. A steady stream of people could be seen coming and going in the street before the gate of the academy. Leaning against the wall with a basket on her back was a thin little figure. She had her arms crossed over her chest as she stood somewhat absent-mindedly. From time to time, passers-by would cast all kinds of glances at her due to her appearance, but she didn't care at all. There wasn't any anger, annoyance or embarrassment on her face. Soon, the schoolmate also saw Gu Zhao and his eyebrows creased up. "Ah,
What is she doing here? She's not here to get you into trouble, is she? Be honest, did you run away from home today? In fact, Xiao Liulang wasn't sure whether Gu Zhao was looking for him or not. However, the way she leaned against the wall over there seemed as if she was waiting for someone. Probably due to the sudden outpour of examinees, Gu Zhao's attention was finally attracted to this side. When Gu Zhao turned her head and looked this way, she caught sight of the handsome young man in the sea of people. She smiled and walked over to Xiao Liulang. The exam is over, she asked. Yes, Xiao Liulang nodded. Have you been waiting for long? Not at all, Gu Zhao scratched her little ear and answered. Didn't you go to the market? Why aren't you home yet? Xiao Liulang had seen her back basket filled with dried wood ears and wild mushrooms earlier and knew she would go to the market. But the market closed at noon at most. Something happened nearby, Gu Zhao said. So, what can you even do? The schoolmate rolled his eyes. However, Gu Zhao's words reminded him of something. Today, the classes ended early, so he went to the medical hall. He found that Physician Zhang came back and saved the life of a dying man. Are you sure it's Physician Zhang? Xiao Liulang was slightly startled. The last time there had been an accident, Physician Zhang also suffered a bit of skin trauma. In fact, it wasn't Physician Zhang who killed the assailant's family. He was totally implicated and it pissed him off greatly. He left some harsh words, saying he would never come here again. The schoolmate said with certainty, of course. I saw the man being carried in with my own eyes. He was covered in blood, his neck was askew and his breath was practically gone. Who can save him except Physician Zhang of the capital? Gu Zhao silently looked at the ants on the ground and said nothing. The schoolmate continued, Physician Zhang can even save a man in that condition. I'm sure he can fix your leg too. Don't worry about this, I'll ask about when Physician Zhang will visit again. When are you going? Gu Zhao suddenly opened her mouth to ask. The schoolmate looked at her contemptuously and said, why should I tell you? Gu Zhao, Alpiram ... They had their dinner in town. The schoolmate insisted on taking Xiao Liulang to try the plain noodle soup near the academy, saying it had the same taste as the one in their hometown. After dinner, Xiao Liulang and Gu Zhao took a mule cart back to the village. This time Xiao Liulang picked a cart with walls. Night had fallen completely. Although there was no oil lamp, the interior of the cart was illuminated by the moonlight that came in from the gaps. Gu Zhao was seated opposite Xiao Liulang. She straightened her pair of long legs and stretched her toes for a moment. She bought new shoes. It wasn't the embroidered shoes the daughters of rich families wore, just a pair of cheap small cloth shoes. Unexpectedly, the pure black vamp with no extra color looked quite good on her feet. The way she played with her shoes was very cute, and her eyes resembled a starlight. The mule cart stopped at the entrance of the village as usual. After the two got off the cart, Gu Zhao still walked behind him, neither too far nor too close. The story about Gu Zhao turning against Gu Dashun for Xiao Liulang's sake had spread all over the village. Zhu Ningxiang specially waited at the door of her house, only to see the two people, one in front of the other, returning at night. So she didn't see wrongly last time. These two were really in a good relationship now. Fool Gu, a voice broke the stillness of the surroundings. Hearing it, Zhu Ningxiang quickly turned around and went into the house. Gu Zhao and Xiao Liulang stopped outside their house and turned their heads to see the young man who was running toward them. It was Gu Ershun of the Gu family's second branch. Gu Ershun and Gu Shaosung were both born of Liu Shi, but Gu Ershun had always been closer to Gu Dashun, his cousin, than his own brother. Gu Zhao withdrew her gaze, opened the lock of the door, and entered the house with Xiao Liulang. Gu Ershun आगे बढ़ा, अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके दरवाजे पर खड़ा हो गया, और फिर गुस्से से बोला, मूर्ख गु, मैं देख रहा हूँ कि तुम आसमान पलट रहे हो। तुमने वाकई बड़े भाई के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने बड़े भाई को परीक्षा देने से लगभग रोक दिया था? इतना ही नहीं, तुमने बड़े भाई को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा भी कर दिया। मत सुनो, बस इसे ऐसे समझो जैसे कोई कमीना बौद्ध धर्मव्रत का जाप कर रहा हो। जब गु जियाओ ने दहलीज पार की, तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी है, गु एर्शुन को बहुत गुस्सा आया।
उसने अपना पैर अंदर डाला और दरवाजे के पैनल को अपने हाथ से पकड़ लिया ताकि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद न हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था। तुम जल्दी से वहां लुढ़क जाओ और बड़े भाई से माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। गू जियाओ ने अधीरता से अपना छोटा कान खुजलाया। कैसा कीड़ा है? क्या तुम सुन रहे हो? अगर तुम आज पूरी बात नहीं सुलझाओगे तो तुम। वह अपनी बात कह ही रहा था कि गू जियाओ ने अपना पैर उठाया और उसे दूर धकेल दिया। तारानकन 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 तारानकन। गू जियाओ, मैं केवल हैंडसम जियाओ के साथ धैर्य रखती हूँ। यदि आप GSPW के अग्रिम अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो मुझे क्लिक करें। शेड्यूल अपडेट सप्ताह में 5 बार सोमवार से शुक्रवार होता है। आप हमारे पैट्रियन में 5 अग्रिम अध्याय भाग पूरा पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको इसे अवश्य देखना चाहिए। कैरेट कैरेट। या यदि आप हमें पैसे से समर्थन नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा भावनात्मक रूप से हमारा समर्थन कर सकते हैं, बस हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में आशा करें। हे योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इसके अलावा कृपया हमारे अन्य अनुवादों पर भी नजर डालें। मेरे अलावा हर कोई पुनर्जन्म लेता है। उसका पिता कायर और मूर्ख है। उसकी माँ कमजोर और भोली है। उसका बड़ा भाई एक बर्बाद आदमी है। जब उसकी शादी वानफू में हुई तो उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। और जब वह प्रसव पीड़ा में थी तो उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। निंग नुआन का जीवन ऐसा ही होना चाहिए था। हालांकि इस बार उसके अलावा सभी का पुनर्जन्म हुआ है। निंग नुआन हैरान है। उसे लगा कि उसके पिता अचानक परिवार का आधार बन गए हैं। उसकी माँ का गुस्सा उग्र हो गया है और यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई, जो पूरे दिन सिर्फ कुत्तों को टहलाता था और पक्षियों के साथ खेलता था, उसने किताबें उठाना और उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया है। वहाँ एक किशोर भी है जो हर रोज उसके आंगन की दीवार पर आकर उसे सच्चे चेहरे से आह नुआन पुकारता है।